चैनल ऑल आंसर चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल में आप सबको प्रोवाइड किया जाता है वो इन्फॉर्मेशन जिसके तहत आपको कोई भी कंपनी का फॉर्म फिलअप करना हो या कोई फॉर्म में आपको कोई परेशानी आ रही हो, तो आप भरते वक्त जो फॉर्म फिलअप करते हो तब आपको पता नहीं चलता है कि आप यहाँ पे क्या फिलअप करना है या क्या नहीं, तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दी जाती है। आज वैसे ही एक कंपनी का हम फॉर्म फिलअप करने वाले हैं जो बायजूस कंपनी का है, जिसे एक्चुअली ऑफ़र लेटर के पहले भी आ जाता है, कभी कभी किसी को ऑफ़र लेटर के बाद में भी आता है। तो जैसे मुझे ऑफ़र लेटर के पहले ही वो एक्चुअली फॉर्म आ चुका था, जिसे जो मेल आता है कंपनी का बायजूस कंपनी की तरफ से बायजूस ऑन बोर्डिंग करके, तो बोर्डिंग करके तो जो कंपनी का जो फॉर्म आता है एक्चुअली, जो आपको मैं वो दिखा देता हूँ जो मेल आया है मुझे। तो वहाँ पे लिखा है, और आप सबसे पहले तो पूरा रीड कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि कंपनी का मेल आता है तो उसमें आपको कुछ कुछ पॉलिसी होती है उन कंपनी की, तो क्या करना है क्या नहीं उस बारे में एक बार आप रीड कर लीजिए अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाएंगे कि वो किस रिलेटेड फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए बायजूस ऑन बोर्डिंग करके एक मेल आता है जिसमें ESIC फॉर्म करके लिखा है। तो एक्चुअली ESIC क्या होता है, तो जो फॉर्म आता है अपने पास मेल आया है एक्चुअली, जो मुझे ऑफर लेटर के पहले आया है, तो जो होता है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो एक्चुअली उसका दो नाम से जाना जाता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के नाम से जाना जाता है। तो जो भी मेल आएगा तो वो मेल एक्चुअली हमारे लिए होता है, जो एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस होता है या एम्प्लॉयज़ के जो नॉमिनीज़ होते हैं, जैसे मुझे अभी मेल आया है तो मैं एक्चुअली अभी वो फिलअप करने वाला हूँ। तो एक्चुअली मैंने वो फिलअप कर दिया है, बट आपके लिए और एक फॉर्म है मेरे पास जो आपको बता दूंगा कि एक्चुअली वहाँ पे क्या क्या मेंशन करना पड़ता है, क्या क्या नहीं, और क्या क्या वहाँ पे फिलअप करना है। तो चलिए उस रिगार्डिंग वहाँ पे आप बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप एक बार रीड कीजिएगा, जो कैंडिडेट हमारे लिए जो भेजे जाते हैं सब इन्फॉर्मेशन, वो एक्चुअली रीड कर लिए, और जो लिंक दी है मेल में उसे अगर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पे ओपन हो जाएंगे, जो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सॉरी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नाम से पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें बायजूस की कंपनी का एक पेज होता है साथ में। तो उसमें आपको पूरी जानकारी आपकी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली वो कैसा मेल आ जाता है बाद में। तो देखिए, मैंने जब फॉर्म फिलअप कर चुका था तो बाद में वहाँ पे मुझे उसी कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से मुझे एक मेल आ जाता है कि थैंक्स फॉर फिलिंग आउट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, जो उनको रिसीव होगी मेरी पूरी जानकारी, उन्होंने मुझे थैंक्स का एक मैसेज सेंड किया, ईमेल सेंड किया है। ठीक है, तो चलिए आपको बता देता हूँ वहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर फिलअप करनी पड़ती है। एक्चुअली जो एक्ट है ना उनका, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का, जो 1948 का है, तो उसके तहत आपको हॉस्पिटलिटी, जो आपके नियरेस्ट बाय जो हॉस्पिटल आता है, आप अपने सिटी का हॉस्पिटल मतलब चूज़ कर सकते हैं, या फिर अदर हॉस्पिटल भी चूज़ कर सकते हैं, जिसको आपको मतलब इन दैट केस आपका एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ परेशानी या मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो जाता है। तो उसी के तहत आपको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना पड़ता है, जो ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन किया था, जो बायजूस का फॉर्म फिलअप जब रजिस्ट्रेशन करते हो आप, तो उसी ईमेल आईडी से आपको जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वही ईमेल आईडी आपको फिलअप करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ करना है, तो एज़ पर आधार कार्ड के नाम से करना है। जैसे आधार कार्ड पर आपका नेम मेंशन किया है वैसे ही आपको सेम वहाँ पे मेंशन करना है, ताकि वहाँ पे आपका जो भी इंश्योरेंस का जो एम्प्लॉयज़ कार्ड तैयार हो जाएगा या कुछ जो फॉर्म फिलअप हो जाएगा, तो उसमें कुछ नेम का डिफरेंस नहीं आना चाहिए, इसलिए वहाँ पे आधार कार्ड के हिसाब से आपको डालना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, जिस नंबर से आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जब आप करते हो, जब नंबर वहाँ पे फिलअप करने का ऑप्शन आता है, तो आप जो नंबर डालते हो वही नंबर यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पे मतलब रह रहे हो, एक्चुअली आप अभी मतलब घर पे हो और आपने फॉर्म पुणे के लिए या मुंबई के लिए एक्चुअली डाला है, और इन दैट केस आप अभी मतलब आपका गांव कोई दूसरा है बट आप पुणे में हो अभी शिफ्ट, मतलब कॉलेज के लिए कर रहे हो कुछ, तो एक्चुअली आप वहाँ पे है ना आपका प्रेजेंट एड्रेस पुणे का ही डाल दीजिएगा, क्योंकि परमानेंट एड्रेस का भी ऑप्शन है वहाँ पे नीचे, एम्प्लॉयज़ परमानेंट एड्रेस। तो आप यहाँ पे आपका एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट एड्रेस में आप पुणे का एड्रेस डालिए, और एम्प्लॉयज़ परमानेंट एड्रेस में आप अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे फिलअप करिए। ठीक है, उसके बाद आपका एम्प्लॉय स्टेट आता है, तो उसमें आप एम्प्लॉय स्टेट में आपका जो भी स्टेट आता है, जैसे मेरा महाराष्ट्र स्टेट आता है, तो आपका कोई दूसरा स्टेट आता होगा तो उस स्टेट डालिए। उसके बाद आपको एक ऑप्शन आता है नियरेस्ट एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, जो उनके जो हॉस्पिटल चूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल फैसिलिटी हॉस्पिटलिटी वहाँ पे सब कुछ जो प्रोवाइड की जाएंगी, तो वहाँ पे उनका एक लिंक प्रोवाइड की जाती है। एक्चुअली यहाँ पे आपको दिख नहीं रही होंगी, क्योंकि वो जब फॉर्म भरते हैं ना वहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड की जाती है कि वहाँ पे क्लिक करिए, बाद में आपको वहाँ पे आपके सिटी के हिसाब से मतलब आपका स्टेट सिलेक्ट करना पड़ता है। स्टेट के बाद वहाँ पे आपकी सिटी के आसपास के जितने भी हॉस्पिटल आते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल की लिस्ट आती है, तो आप वहाँ से
कॉपी कर लीजिए जो आपको हॉस्पिटल वहाँ के नियर बाय आपके परमानेंट एड्रेस के पास जो होगा हॉस्पिटल, जिसके मतलब नियर बाय क्यों मैं आप एक्चुअली आपको बोल रहा हूँ, इन दैट केस अगर आपका आप बाहर गाँव एक्चुअली जॉब करें, अभी जिस कंपनी आप लग जाएंगे तो जब मतलब बायजूस में आप एक्चुअली हो गए सिलेक्टेड, आपका लोकेशन मुंबई है, बट इन डेट केस आपके जो नॉमिनीज आपने डाला है वो आपके रेसिडेंशियल एड्रेस पे रह रहे हैं, मतलब परमानेंट एड्रेस पे। उनका अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, एमएस एक्चुअली इमरजेंसी आ गई, उनको हॉस्पिटल में जाना है या कुछ करना है ऑपरेशन वगैरह, तो आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल जो होगा वो आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा प्रोवाइड करेंगे। इसलिए आपको नियर बाय अगर डालते होंगे तो आपको फ़ायदा है, क्योंकि मतलब आप मदर को चूज़ करते हैं, फादर को चूज़ करते हैं, या कोई बहन भाई वगैरह को कोई भी नॉमिनीज बना सकता है, तो उस हिसाब से उनको दूर नहीं पड़ता ना, इससे से वो जल्दी मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है उनको। आप तो एक्चुअली आपको भी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, दोनों में से मतलब एक तो आपको भी प्रोवाइड होती है, एक नॉमिनीज को भी प्रोवाइड होती है। तो वैसे आप जैसे मैंने मेरा रेसिडेंशियल एड्रेस के पास में जो भी मेरा अच्छा सा हॉस्पिटल था जिसमें जो ऑप्शन में थे उसमें से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आंसर में उसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपको वैसे करना है, ठीक है। उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स आती है, वहाँ पे अर्लियर जो मेंबर है वो आपके पहले से कोई वहाँ पे आपने मतलब जॉब किया होगा या कहीं किया होगा, तो वहाँ पे आपके ऑलरेडी ये फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो पहले आपने ऐसा कुछ फॉर्म फिलअप किया होगा या कुछ मेंबर आपने ऐड किए होंगे, तो उनकी जानकर वहाँ पे पूछ रहे हैं कि यार आपने पहले इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सॉरी इंश्योरेंस स्टेट एम्प्लॉइज़ इंश्योरेंस स्टेट कॉर्पोरेशन में आपने ये फिलअप किसी नॉमिनीज के नाम से सिलेक्ट किया है क्या। तो मैंने तो एक्चुअली किया नहीं है, इसलिए मैंने नो का ऑप्शन सिलेक्ट किया था। डू यू वांट टू ऐड डिपेंडेंट डिटेल्स टू बी एडेड इन द ESIC स्कीम। तो एक्चुअली जो ये पूछ रहे हैं कि मतलब मिनिमम 1 डिपेंडेंट डिटेल्स रिक्वायर्ड है, वहाँ पे कोई भी एक की मतलब पर्सन की वहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती है कि जो आपके साथ नॉमिनेट करना है क्या नहीं, वो आपके वहाँ पे पूछ रहे हैं। तो आप वहाँ पे इसका ऑप्शन सिलेक्ट करिए, क्योंकि वहाँ पे वन ही ऑप्शन है जो आपको इसका ही सिलेक्ट करना ही पड़ता है। तो फैमिली पर्टिकुलर्स ऑफ इंश्योरेंस पर्सन्स, तो वहाँ पे आपको नीचे में ऑप्शन दिया है नेम ऑफ द डिपेंडेंट मतलब नॉमिनीज टू बी इंश्योरेड। तो वहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपके जो कोई नॉमिनीज है उनका वहाँ पे आप फुल नेम वहाँ पे प्रोवाइड करिए। तो जैसे आप फिलअप करना है, जैसे मैंने मेरा मदर का फुल नेम वहाँ पे पूरा फिलअप किया ताकि मुझे वहाँ पे उनको नॉमिनेट करना था। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द डिपेंडेंट नॉमिनीज टू बी इंश्योरेड, तो वहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है आपको। उसके बाद उनकी एज कितनी हो गई, तो उस हिसाब से वहाँ पे उनकी एज मतलब आप प्रेजेंट डे से आपको जो भी उनकी डेट है उस हिसाब से उतनी डेट का आप उनकी डेट ऑफ बर्थ कितनी आ रही है, कितनी एज के हो गए, उस हिसाब से वहाँ पे फिलअप करनी है नॉमिनीज की, आपकी नहीं नॉमिनी की करना है, ठीक है। और बाद में वहाँ पे आपको पूछा जाता है यूर रिलेशनशिप विथ अबव डिपेंडेंट, मतलब जो नॉमिनीज है आपके जिनका आपने नाम फिलअप किया है, तो वो आपके कौन लगते हैं रिलेशनशिप में, जैसे फादर लगते हैं, मदर लगते हैं, ब्रदर लगते हैं, सिस्टर या सन डॉटर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। तो वहाँ पे आपको उनका रिलेशनशिप आपके साथ क्या है वो वहाँ पे मेंशन करना है। जैसे मैंने मेरे मम्मी का डाला था, तो वैसे मेरा उनका रिलेशनशिप मदर के साथ में, तो मैंने वहाँ पे मदर का रिलेशनशिप डाला है, ठीक है। वेदर द डिपेंडेंट रेसिडेंट विथ यू, तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन करना है। उसके बाद डिपेंडेंट मैरिटल स्टेटस जो आप क्या है, सॉरी वहाँ पे एक्चुअली आपको मैरिड डालना है, मतलब आपकी मम्मी की शादी हो गई या फिर वो डिवोर्सेस है या फिर मतलब मैरिड है या सिंगल है, वहाँ पे आपको जो चूज़ करना है वो चूज़ करना है। उसके बाद में आपको डिपेंडेंट का आधार नंबर डालना है, उसके बाद डिपेंडेंट मोबाइल नंबर डालना है, मतलब उनका ही नॉमिनीज का आधार कार्ड नंबर डालना है, उसका नॉमिनीज का मोबाइल नंबर भी डालना है। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है बैंक डिटेल्स की, ठीक है। काइंडली अपलोड योर बैंक डॉक्यूमेंट्स हेयर पासबुक, कैंसलेट चेक, एनी डॉक्यूमेंट्स वेयर वी कैन सी यू नेम, अकाउंट नंबर एंड सबमिट द गूगल फॉर्म। ओके, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पे आपको फिर अपलोड का ऑप्शन आता है, वहाँ पे बैंक पासबुक की एक आपको फ़ोटो अपलोड करना होता है, या फिर हाँ बैंक पासबुक की फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं, या कि कैंसलेट चेक आता है या डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसके रिलेटेड जो आपको वहाँ पे उनको अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर प्रोवाइड करना पड़ता है, जिस बैंक का आपने फ़ोटो अपलोड किया है उसी बैंक का। वहाँ पे आपको एक्चुअली जो फ़ोटो आप अपलोड करते हैं ना, वहाँ पे पासबुक का एक्चुअली जब करते हैं ना, तो दोनों पेज वहाँ पे आना चाहिए, ताकि आपका जो अकाउंट नंबर वगैरह फ़ोटो वगैरह सब उस पर दिख जाते हैं, और नीचे में आपका पूरा जो भी डेटा है वो भी वहाँ पे मेंशन हो जाती है। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर तो आप वहाँ पे फिलअप करने वाले हो। उसके बाद बैंक IFSC कोड, वहाँ पे जो IFSC कोड आपको पता नहीं है तो आप क्या करिए, जो बैंक आपकी है वहाँ पे गूगल पे जाइए, बैंक का नाम लिखिए और सिटी का नाम लिखिए और वहाँ पे लिखिए IFSC कोड इन आपके जो बैंक है और जो एरिया है वहाँ पे डालेंगे तो आपका IFSC कोड वगैरह आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में बैंक के नाम से होता है शॉर्टकट में, और बाद में 00 लग के कुछ भी आखिरी में 3-4 ऐसे अंक होते हैं, वो एक्चुअली
5 6 7 8 9 10 11 12 या 13 अंक के आसपास होते हैं आईएफएससी कोड, वो आपको वहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद वहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आता है। अब जब आप सबमिट करते हैं तो वहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कि आपने जो पूरे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो एक्चुअली करेक्ट है या कुछ एडिट करना है। तो एक बार आप अच्छे से रीड करिए, जो आपने कुछ वहाँ पे प्रोवाइड किए फिलअप किए हैं वो आप सब एक बार चेक करिए। उसके बाद वहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आता है, तो आप अपने ओके का ऑप्शन आता है, तो वो आप ओके करिए। उसके बाद आपको फॉर्म एक्चुअली फिलअप हो जाता है। तो आपको थोड़ी देर के बाद या कुछ 1-2 घंटे के बाद आपको वहाँ पे वापस मेल आ जाता है कि थैंक्स फॉर, आपने यहाँ पे मुझे पूरी जानकारी प्रोवाइड की है, थैंक्स फॉर फिलिंग आउट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। ठीक है, इसे आपको ये फॉर्म करना है। ये वाइज की तरफ से किसी को पहले एक्चुअली आ जाता है, जो ऑफर लेटर के पहले आ जाता है, या किसी को ऑफर लेटर के पहले भी आ जाता है। वो डिपेंड करता है कि जो आपकी प्रोसेस है, कंपनी की प्रोसेस कैसी चल रही है। तो उस हिसाब से तो मैं आपको आगे की वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको ऑफर लेटर आता है तो ऑफर लेटर एक्सेप्ट कैसे करना पड़ता है, ऑफर लेटर के बारे में क्या क्या वहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, वो सब सैलरी के रिलेटेड, टाइमिंग के रिलेटेड, या फिर कुछ उनकी पॉलिसी होती है, उस रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी कंपनी का और कुछ डाउट होंगे या कुछ रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। उसी वीडियो में आपको नया वीडियो मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।